नमस्कार। बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चर्चा करेंगे आज बात भारत में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए 10 साल के बाद, उसके बाद हर किसी की नज़र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जम्मू कश्मीर के ऊपर ही है। किस तरह से यहाँ पे स्टेटहुड की बहाली होती है, नहीं होती है, क्या होनी चाहिए। उन सब के बीच में जिस तरह से आतंकी हमले हुए हैं, प्रवासियों को, श्रमिकों को निशाना बनाया गया लगातार। आज भी पुलवामा जिले के तराल इलाके में सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। गांधरबल में सुरंग बना रही कंपनी के कैंप पर हमला हुआ। इससे पहले गांधरबल में श्रीनगर लेह हाईवे पर सोनमर्ग के पास गगनगिर इलाके में जेड मोड़ सुरंग निर्माण कर रही कंपनी में कार्यरत प्रवासी मजदूरों पर रविवार की रात आतंकियों ने हमला कर दिया और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। आज भी एक मजदूर को निशाना बनाया गया और उन सबके बीच में अहम बात यह आती है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बारी दिल्ली पहुंचते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनकी होती है। काफी अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। आधा घंटे तक ये मुलाकात चली। उसके बाद प्रधानमंत्री से मिलने की भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो सकती है। उन सबके बीच में नितिन गडकरी, जो कि ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्री हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। इस पर चर्चा भी करेंगे, पर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि तरुण चुग, जो राष्ट्रीय महासचिव है, उनका क्या कुछ कहना है। लोकसभा के पवित्र सदन में स्टेटहुड का वादा किया है। देश के गृह मंत्री ने कई बार वह वादा दोहराया है। पूरा पवित्र सदन उसका साक्षी है। अब चिदम्बरम साहब, स्टेटहुड तो मिलना है, लेकिन आज तो कांग्रेस को उसका अलाइज भी सीरियसली नहीं लेता, उसका वोटर उसको सीरियसली नहीं लेता, उसकी पार्टी के लोग उसको सीरियसली नहीं लेते। इसलिए केवल बयानबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। आज तक जो मोदी जी ने कहा है वो पूरा हुआ है। पूर्ण राज्य के लिए देश के प्रधानमंत्री कमिटेड हैं और हमारी कमिटमेंट पूरे। दुखद है, दुखद है, दुखद है। एक भी हत्यारा बख्शा नहीं जाएगा। आतंकवाद की फैक्ट्री से बातचीत करनी है, पूरे विश्व में आतंकवादी भेजने वाले लोग, उनसे बातचीत करनी है। दुर्भाग्यपूर्ण है, टेरर और टॉक इकट्ठे नहीं चल सकते। साफ तौर पर तरुण चुग का भी यही कहना है। क्या जो आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री है उनसे कोई बात हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं बात हो सकती। और स्टेटहुड का जहां तक मसला है वो भी देखने वाली बात रहेगी किस तरह से वापस मिलता है। जबकि सदन में भी खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कहा है कि स्टेटहुड की बहाली जो है वो होगी। जम्मू कश्मीर की क्यों नहीं होगी, पर होगी कब, ये भी एक अहम सवाल है। हमारे साथ चर्चा में तीन हमारे अहम गेस्ट जो जुड़े हुए हैं। रजू सेठी हैं भाजपा से, डॉक्टर सुखविंदर सिंह हैं और एनसी से, और वरिष्ठ पत्रकार आदर्श गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत मैं बीजेपी से ही करूंगा। राजू सेठी जी, किस तरह से आप देखते हैं उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री बनने के बाद? जी बिल्कुल, कल से लगातार वो दिल्ली में हैं और कल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से वो मिले हैं और आज शायद प्रधानमंत्री से मिलने का समय उनका निश्चित किया गया है। एक कर्टेसी कॉल है जो हर सीएम करता है सरकार बनने के बाद, होम मिनिस्टर से मिलना, प्राइम मिनिस्टर से मिलना। मगर इसमें एक एडिशन ये है कि इस बार वो रेजोल्यूशन लेकर गए हैं कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार अपनी बातों में कहा भी है, होम मिनिस्टर सर ने भी यही कहा है कि सही समय आने पर स्टेट जो है वो दर्जा वापस दिया जाएगा। इसमें कोई ये इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। या तो हम लोग मुकर रहे हैं या सरकार उससे कहीं ना कहीं किनारा कर रही है। तो मुझे लगता है कि इनको ऐसा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, बहुत कुछ देखकर यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये अपना कर्तव्य निभाने गए हैं, जबकि इनका मैनिफेस्टो जो था 370 के ऊपर था। फर्स्ट पॉइंट इनका 370 को दोबारा वापस बहाल करना था, उससे वो डाइल्यूट कर बैठे। उनको पता है कि 370 वापस नहीं आएगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो चाहे 100 साल लगे, मगर 100 साल के बाद भी हम उसकी कोशिश करते रहेंगे। अब इनके पास दूसरा जो सब्जेक्ट था लोगों से वोट लेने वाला, वो कहीं ना कहीं स्टेटहुड को वापस दिलवाने वाला था। तो इन्होंने सोचा कि भाई लोगों के सामने फिर दोबारा हमने कैसे जाना है, तो इसीलिए वो एक अपना फेस बचाने के लिए और लोगों को एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटहुड लेने के लिए केंद्र में गए हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अच्छी बात होगी और सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र कोई डिसीजन लेगा।
हाँ बिल्कुल डॉक्टर सुविंदर जी, मैं भी आपके पास आ रहा हूं और इसी सवाल से आऊंगा। अब उसके बाद आगे चर्चा मैं जारी रखूंगा। मैं यही सवाल करूंगा, किस तरह से इस दौरे को आप देखते हैं, क्योंकि स्टेटहुड सिर्फ स्टेटहुड एक मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का बहुत से मसले हैं जिनको उठाना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक प्रस्ताव लेके गए हैं, आगे किन किन बातों पर चर्चा हो सकती है और किन किन मुद्दों को लेकर वो वहां पहुंचे हुए हैं? अगर दिल्ली के दौरे पे है तो ये एक चीज क्लियर है कि जैसे मेरी बहन रजनी जी ने कहा कि वो एक चीफ मिनिस्टर का दायित्व है, वो सेंटर में जाएगा और अपने जो बातें हैं या डिमांड है वो स्टेट के रिलेटेड वो करेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के। तो जो हमारी समस्याएं हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, जो जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ी बातें हैं। उन्होंने अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर साहब से की है, मीटिंग की है, नितिन गडकरी जी से की है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज शाम को ही शायद या कल सुबह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से उनकी मुलाकात होगी। तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं जो इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर को एक अलग थलग करके रखा हुआ था। तो उसके ऊपर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज पे जरूर रोशनी डालनी है। एक चीज मैं आपकी अभी स्टेटमेंट सुन रहा था जो हमारे तरन चुग जी की, तो मैं एक बात तरन जी को क्लियर कर दूं। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करनी हमने। तो मैं ये जरूर क्लियर कर दूं आपसे मीडिया के माध्यम से और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी के जयशंकर जी शायद 3-4 दिन पाकिस्तान के टूर पे थे। तो कहीं ना कहीं वो बातचीत करने के लिए ही गए थे, तो वहाँ बिरयानी खाने तो गए नहीं है। तो ये चीजें यहाँ से तरन चुग जी को भी ये जरूर आला अधिकारियों से बात करके ऐसे स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इन चीजों से मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलेक्शन का माहौल तो खत्म हो गया, वोट पड़ चुके हैं और चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है। ऐसी सियासी बातें करने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनको खुद का नुकसान है। और तकरीबन ठीक है डॉक्टर सुखविंदर जी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऐसी सियासी बातें करने से खुद का नुकसान है, रजनी शेट्टी में आपके पास आऊंगा, पर 370 भी एक मुद्दा जो था वो रखा गया था, तो उस पर कोई बातचीत नहीं होती है, स्टेटहुड के लिए जाया जाता है, क्योंकि 370 साफ तौर पर वापस नहीं आ सकता है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा है। देखिए 370 हमारा प्रमुख मुद्दा है। सबसे पहले हमारी इस वक्त स्टेटहुड मिलना है, स्टेट को इसकी पहचान है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कदम होगा देखिएगा आप, स्टेटहुड मिलने के बाद हमारा 370, हम 370 के ऊपर भी वापस एक संवैधानिक तरीके से जंग लड़ेंगे। हमारा अधिकार है, हम इस देश के बाशिंदे हैं, हमारा भी हक है, हमें जो चीज चाहिए हम स्टेट के साथ भी बात करें, स्टेट सेंटर के साथ बात करेगा, संवैधानिक तरीके से 370 के ऊपर भी बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने 370 वाला मुद्दा जो भूल चुके हैं, मैं इनको जरूर क्लियर कर दूं। हमारे मैनिफेस्टो में 370 सबसे टॉप पे है, वो टॉप पे ही रहेगा। उसके लिए हमने बातचीत करनी है। जैसे ठीक है सुखविंदर जी, वो तो आने वाला समय बताएगा किस तरह से ये मुद्दा रहने वाला है, टॉप पर है और कैसे 370 दोबारा लाया जा सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि इतना आसान तो ये नहीं रहेगा। रजनी शेट्टी जी के रुख करूंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो इशारा कर रही थी और कुछ कहना चाहती थी, शायद आपकी बात का जवाब वो देना चाहती थी। रजनी शेट्टी जी, जिस तरीके से साफ तौर पर 370 मुख्य मुद्दा अभी भी ये कह रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या है इस पे और आप क्या कहना चाहते हैं? ये मुझे लगता है कि एनसी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो शायद मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला जी को काम करने नहीं देंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जी खुद एक्सेप्ट कर बैठे हैं 370 के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते, मगर कुछ कार्यकर्ता अपना माइंडसेट ऐसा बना बैठे हैं कि 370 के बगैर वो कोई बात करना ही नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर की जनता की इश्यूज की चिंता उन लोगों को नहीं है। 370 से इनको क्या फायदा मिला? कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला, और आज तक ये नहीं बता पाए कि 370 के बेनिफिट्स क्या मिले थे हमारे जम्मू कश्मीर को, ये नहीं बता पा रहे। मगर इनका मुद्दा ये है क्योंकि कश्मीर में इन लोगों ने अपना मुंह बचाना है, लोगों से वोट लिए हुए हैं। दूसरी बात तरुण चुग जी की कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि बात नहीं होगी। जयशंकर जी फॉरेन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान गए और उसके तहत उन्होंने बातचीत की। टेररिज्म और टॉक नहीं चलेगी, ये आपके फारूक अब्दुल्ला जी ने एक्सेप्ट कर बैठे हैं। जब वारदात हुई है गगनगीर वाली, तो फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया कि इस हालात में पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। तो यही मैं कह रही हूँ कि एनसी का जो है ना डबल स्टैंड है। इनके कार्यकर्ता कोई और बात करते हैं, जो इनके आला कमान है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में तब्दीली देखने को मिली है। तभी फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाएं, यहाँ अमन शांति का माहौल है। तो मैं ये समझ नहीं पा रही कि इनका कार्यकर्ता इस चीज को क्यों नहीं मान रहा कि केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में, आज जो आप लोग सरकार बनाने के लायक हुए हो, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की देन है।
यहाँ डेमोक्रेसी की जीत हुई है, तो मोदी जी ने अमन शांति का माहौल बनाया था, उसके कारण हुई है। और मैं एक बात जरूर करना चाहूंगी, इन्होंने बात की स्टेटहुड की। आज सुरक्षा एजेंसी की भी आप लोगों ने रिपोर्ट देखी होगी, वो कह रहे हैं कि फिलहाल स्टेटहुड लाने की कोई ऐसी पोजीशन नहीं लग रही। बिल्कुल जिस रजनी तरीके जी, से मैं वारदात बढ़ गई इसी है इसी एक इसी हफ्ते के बात पे आऊंगा। लगातार। जी, मैं इसी बात पे आना चाहता था, तभी मैंने स्टेटहुड की बात छेड़ी सबसे पहले। क्या अब मेरा सवाल आदर्श जी से रहेगा, क्योंकि तजुर्बेकार है और वरिष्ठ पत्रकार है। आपसे मेरा आदर्श यही सवाल रहेगा, क्या वाकई में ही स्टेटहुड जो है वो मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को? क्या ये वो सही समय है जब लगातार श्रमिकों पर हमले हो रहे हैं? आज भी त्राल में हमला देखने को मिला है। ये दोबारा वही हालत पैदा करने की कोशिश की जा रही है जो 2021 में थी, जब वहां पे 4 मजदूरों को मार दिया गया था। 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, तब भी अक्टूबर का महीना था, अब भी अक्टूबर का महीना है। साहिल जी, सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ये आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इससे खत्म हो जाएगा टेररिज्म, 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 4 दिन में खत्म नहीं होगा। 10 साल से यहाँ पे एलजी की हुकूमत है और केंद्र सरकार से चला रही है, इसी बात है, सबको पता है। अभी तो खत्म नहीं हुआ, ठीक है, कंट्रोल होता है, फिर चल शुरू होता है, जम्मू में होता है, सेंट्रल होता है, ये चलता ही रहेगा। जहां तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड के लिए प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं स्टेटहुड दिया जाएगा, होम मिनिस्टर भी बार बार कह रहे हैं स्टेटहुड दिया जाएगा। आप बीच में ये जो इनके नेता बयान देते हैं कि उस पर कंडीशन लगा देते हैं कि ये सब कुछ अगर होता रहेगा, गगनगिर जैसे वाकया होते रहेंगे तो स्टेटहुड नहीं मिलेगा, स्टेटहुड तभी मिलेगा जहाँ पे टेररिज्म खत्म हो जाएगा। तो क्या गारंटी है इनके पास कि यूटी में आप ऐसे ऐसे वारदात नहीं होंगे, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं है। लेकिन एक बड़ी बड़ी बात मेरी समझ में अभी नहीं आई है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात बार बार कहते हैं। ये पूर्ण राज्य का दर्जा क्या है? पूर्ण राज्य का दर्जा का मतलब मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा इनका। पूर्ण राज्य के दर्जे का मतलब है आपको लद्दाख भी वापस लाना है। आप राज्य के दर्जे की बात नहीं करते। इनके कार्यकर्ता, इनके कई मैंने नेताओं को भी सुना है, तो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करते हैं। बाकी रहा ये रेजोल्यूशन पास किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी कैबिनेट में, उन्होंने कहा हुआ था कि हम पहली मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास करेंगे। और कटसी काल के साथ साथ ये भी है कि वो रेजोल्यूशन जो है प्रधानमंत्री के पास पहुंचाए, होम मिनिस्टर के पास पहुंचाए। अब इनका काम करना है, उन्होंने काम तो करना ही है, काम तो करना ही है। जो उनके पास रेजोल्यूशन है, उनका उनका एजेंडा है, उस एजेंडे से शुरू होकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बिल्कुल रजनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दें तो नेताओं की जो बड़े कॉर्डिनेट रिलेशन बन रहे हैं सेंटर के साथ, केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। उनको पता है कि जो भी काम यहाँ होगा केंद्र सरकार के बिना नहीं होगा। जिस तरह से वारदात हुई उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बार बार कहा कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बन सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे हालात में हम पाकिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते। मतलब एक पॉजिटिव स्टेप है, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। बाकी सरकार को काम करने का समय तो मिलना ही चाहिए, सब बातें तो उसी के बाद में होती हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, सरकार को समय मिलेगा। अभी सरकार बने कुछ ही दिन हुए हैं, आगे किस तरह से फैसले होंगे, 4 नवंबर को पहला विधानसभा सत्र भी लगेगा, तो क्या कुछ निकल के सामने आएगा वो तो काफी अहम रहेगा। पर मेरा सवाल अभी भी आप ही से रहेगा, क्या वाकई में स्टेटहुड मिलना चाहिए? क्या स्टेटहुड मिलने से जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर चले जाएंगी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर चली जाएंगी, और फिर उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगी? उस टाइम राजनीतिक दलों की जो हस्तक्षेप है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या उस टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस फ्री होंगी काम करने के लिए, या अब फ्री हैं? जिस तरह से लगातार श्रमिकों पे हमले बढ़े हैं और हाई लेवल मीटिंग भी आज राजभवन में हुई है, तो इन सबके बीच में इन सबको किस तरह से आप देखते हैं? बिल्कुल, ये सिक्योरिटी फोर्सेस कम नहीं होंगे उनके पास। ये यहाँ पे हमारे पास आर्मी एक्ट जो लगा हुआ है वो उसके साथ चलेंगे, इसमें बात नहीं। यहाँ तक देश का या सिक्योरिटी का मसला होगा वहाँ पे चाहे कोई भी राज्य हो, राज्य को जो सेंटर उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये नहीं है कि यहाँ पे हमने राज्य का दर्जा दे दिया, चीफ मिनिस्टर जो है जहाँ पे अपनी मनमर्जी करता रहेगा सिक्योरिटी के मामले में या देश के मामले में कुछ ऐसा होता रहेगा, वो तो कभी हो नहीं सकता। राज्य का दर्जा इसलिए मिलना जरूरी है कि कम से कम चुनी हुई सरकार को मौका मिले कि वो अपने हिसाब से काम कर जाए। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, अगर सिक्योरिटी राज्य के पास आती है तो क्या हम समझते हैं कि केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता? हमेशा होता रहा है। कभी भी आर्मी आ गई है, आर्मी सेना आती है, जब सिक्योरिटी फोर्सेस आते हैं वो तब भी आतंकवादी मारे जाते हैं, उन पर अटैक होते हैं, उनको निकाल के मार रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये तो है नहीं है कि ये सब चीजें वैसे की हो जाएंगी, एकदम चेंज हो गया, राज्य का दर्जा मिल गया, हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रहा। ये तो बात ही नहीं है। ये कम से कम राज्य का दर्जा तो इसलिए चाहिए उनको कि अगर उनकी मर्जी के हिसाब से लगता है कि यहाँ पे किसकी ट्रांसफर करनी है, किसको काम देना है, कि कौन अच्छा काम कर सकता है, जब एक चुनी हुई सरकार ये सब कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर हालात जो है
वो थोड़ा सा समझने में कि उसमें थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा है, अगर उससे काम ही नहीं हो सकते तो हमें सरकार की क्या जरूरत है। इसलिए राज्य का दर्जा देना बहुत जरूरी है, लेकिन पूर्ण राज्य क्या है ये समझ से थोड़ा सा बाहर है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, क्या है पूर्ण राज्य का दर्जा? ये साफ तौर पर सवाल है वरिष्ठ पत्रकार आतिश गुप्ता जी का, और मेरा सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अगर स्टेटहुड वापस आता है, उमर अब्दुल्ला दिल्ली गए हैं, क्या कुछ निकल के सामने आता है? आज शाम तक शायद वो क्लियर भी हो जाए। अगर वापस आता है तो आतंकवाद का इकोसिस्टम किस तरह से खत्म किया जाएगा, उसके लिए किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है? देखिए सर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं। मेरी बहन ने कहा कि देखिए इन 10 सालों में ये हमारी बहुत बड़ी लोकतंत्र की जीत हुई है, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, तो इनको एक चीज क्लियर कर रही है, जम्मू कश्मीर में ये पहला इलेक्शन नहीं हुआ और पहली चुनी हुई सरकार नहीं हुई है। इससे पहले भी इलेक्शन हो रहे थे। हाँ, 10 सालों में जो इस वक्त हमारा 370 टूटने के बाद जो इस वक्त जो यूटी बनाने के बाद ये इलेक्शन है, तो इसमें नो डाउट इस इलेक्शन को भी और 2008 के इलेक्शन को, 2014 के इलेक्शन को देखेंगे, बड़ी मात्रा में यहाँ वोटिंग भी हुई थी। ये कुछ गलत नैरेटिव चलाया जाता है कि भाई जम्मू कश्मीर में इस बार इलेक्शन हुआ, इतने लोग खुल के सामने आए। ये चीजें जरूर क्लियर करनी चाहिए। देखिए, पूर्ण राज्य का देखिए इन दिनों में लद्दाख से भी एक जो रेजोल्यूशन वो दिल्ली की यात्रा पे है, तो उन्होंने भी रखा है कि हमें हमारे यूटी से हटा के हमें भी दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इस वक्त सियासी मीडिया के ऊपर नहीं बोलना चाहता, मगर ये मैं आपको जरूर क्लियर कर दूं कि आपको जैसे 4 अक्टूबर को हमारा फर्स्ट जम्मू कश्मीर की असेंबली लगने वाली है, तो उसमें आपको इन चीजों के ऊपर पूर्ण राज्य का भी एक जो मुद्दा है ये भी आपको सुनने में मिलेगा। बड़ा क्लियरली जो चीफ मिनिस्टर है हमारे, वो इसके ऊपर जरूर बोलेंगे। तो जैसे इन्होंने कहा कि टेररिज्म, मैं टेररिज्म में जरूर बात कर दूं। देखिए, 10 सालों में केरल से लेकर पूंछ में अगर अटैक हुए, बहुत बड़ी मात्रा में अटैक हुए। ये फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्ट्री जम्मू कश्मीर में जो इस जम्मू डिवीजन में अटैक हुए, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज कह रहे हैं कि भाई अगर इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है तो टेररिज्म वापस से आ जाएगा। ये चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव दिखाने की कोशिश कुछ लोग टीवी पे बैठ के करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यात्रा ये थी हमारी शिवखोड़ी में, वहां बच्चों को मारा गया। आप इस चीज को ये सामने रख लें कि वो भी टारगेटिंग चली हुई थी। तो कहीं ना कहीं उसमें तो यूटी थी, आज हमारी जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार है, मगर फिर भी हम यूटी के अधीन है इस वक्त। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी इस वक्त उमर अब्दुल्ला जी लेकर गए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलेंगे, होम मिनिस्टर से उन्होंने बातचीत कर ली है। जो है वो जम्मू का दौरा करेंगे, जम्मू वापस आएंगे, तो इन चीजों के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लियर आपको क्लियरली उस चीज के ऊपर वो बताएं कि भाई उनकी ये यात्रा रही है, किन किन चीजों किन किन मुद्दों के ऊपर रही है। बिल्कुल, ये तो अब देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से केंद्र सरकार कमिटेड है, केंद्र सरकार कमिटेड है, राज्य का दर्जा मिलेगा और हर कीमत में मिलेगा, कमिटेड है, केंद्र सरकार कमिटेड है। लेकिन पूर्ण राज्य की बात करते हैं, फिर मैं कहता हूँ लद्दाख का जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बन सकता। वो यूनियन टेरिटरी अलग बना हुआ है, वो अपने लिए राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। वो जो लद्दाख है वो वहां की अपनी असेंबली चाहते हैं, अपने लिए राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर से अपने आप को अलग करवाया और एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार का उनके हक में, और सबसे ज्यादा फायदे में वो लोग रह गए हैं। उनकी जो एकता है, उनका एक बहुत बड़ा लाभ उनको मिला है। जी डॉक्टर सुखविंदर जी, जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का, मैं इनको क्लियर कर दूं कि उस वक्त अमित शाह जी ने जम्मू में कहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था कि जब यहाँ का माहौल ठीक हो जाए। देखिए, ऐसी चीज तो है नहीं, ये आलादीन का चिराग है, नेशनल गार्डन के पास वो रगड़ेगी तो पूरा जम्मू कश्मीर का जो माहौल है एक ही मिनट में ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। टेररिज्म इस वक्त खाली जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये पूरी वर्ल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जैसे फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है कि भाई इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात है, पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए अब जम्मू कश्मीर वो इस तरक्की की राह पे है। जम्मू कश्मीर इस वक्त सेंटर के साथ कदम मिला के कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें इस वक्त सोचनी चाहिए। जो फारूक अब्दुल्ला की सोच है, मुझे लगता है पूरे बिल्कुल भाई, बड़ी अच्छी सोच है डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, क्योंकि जिस तरीके से राज्य को चलना पड़ेगा केंद्र के साथ समन्वय बनाकर, सामंजस्य बनवाकर, नहीं तो ऐसे बहुत मुश्किल है सरकार को चलाना। ये अब आपको समझ आ गया। पर जब चुनाव से पहले की बात थी तब आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी था, अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आज खुद उमर अब्दुल्ला इस चीज को मान चुके हैं कि अगर राज्य में सरकार चलानी है, पूरे 5 साल चलानी है, तो उसके लिए केंद्र से बनाकर रखनी पड़ेगी, तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा। राजू सेठी जी, आप कुछ कह रही थी और मेरा सवाल आपसे रहेगा, आतंकवाद का इकोसिस्टम खत्म करना कितना जरूरी है, और अगर स्टेटहुड वापस आ जाता है उससे कोई फर्क पड़ेगा? इस इकोसिस्टम में कोई खराबी आ सकती है जितना अभी तक जितनी बहाली हुई है? हालांकि अभी भी अटैक हो रहे हैं, पर जो पहले के हालत थे, 90 के हालत जो थे,
तो उनको दोबारा दोहराने की कोशिश की जा रही है उसी तरीके से। तो ये अब स्टेटहुड लेकर क्या दर्शाया जाएगा? साहिल जी, अभी आदर्श जी ने बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट कमिटेड है स्टेटहुड देने के लिए। बिल्कुल कमिटेड है, भाजपा ने लगातार बात की भी है, और स्टेटहुड देंगे क्यों नहीं। उन्होंने जब यूटी बनाया था उसी टाइम कमिट कर दिया था कि सही समय आने पर स्टेटहुड किया जाएगा। मेरे भाई सुखविंदर जी ने अभी बात की कि यहाँ पर जम्मू में जी अटैक नहीं होते थे। शायद ये रघुनाथ मंदिर वाला अटैक भूल गए हैं, शायद ये बस स्टैंड वाला अटैक भूल गए हैं जो इनकी सरकारों के दौरान हुए हैं। तो जम्मू में पहली बार अटैक नहीं हुए। हाँ, अब अटैक जो हो रहे हैं वो टारगेट किलिंग के अटैक हो रहे हैं, फिदाइन अटैक नहीं हो रहे। इकट्ठे झुंडों में लोगों को नहीं मारा जा रहा, बसों से बरातियों को उतार के गोलियां नहीं मारी जा रही कि हिंदू कौन है मुसलमान कौन है। इस तरीके के अटैक काफी रुके हैं। टारगेट किलिंग पे वो आ गए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है अपनी स्ट्रेटेजी को। और आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से अब उनकी स्ट्रेटेजी कश्मीर में भी एक लेबर क्लास को टारगेट कर रही है कि ताकि जो नॉन लोकल्स हैं वो कश्मीर में ना आ पाए। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसी और अलग अलग एजेंसीज की रिपोर्ट सेंटर तक जाने के बाद ही कोई डिसीजन होने के लायक सेंटर बनती है कि ग्राउंड रिकॉर्ड क्या है हमारे पास। एनसी का जो रिकॉर्ड रहा है, कहीं ना कहीं आपने खुद अभी बात की कि 90s के दौर में हम लोग फिर से तो नहीं जाएंगे। बिल्कुल साहिल जी, ये सोचने वाला इश्यू है क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। आदर्श जी तो बात कर रहे हैं कि मौका देना चाहिए। उन सरकारों को मौका दिया जाता है जिन सरकारों का रिकॉर्ड बड़ा साफ रहा हो। इनकी सरकारों में विस्थापन हुआ है, इनकी सरकारों में बलात्कार हुए हैं, इनकी सरकारों में पंडितों की हत्याएं हुई हैं। ये चैप्टर हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद जनता क्या इन पर विश्वास करेगी? आप एक साइड को देख रहे हैं, कश्मीर की जनता ने इनको वोट दिया है और जम्मू की जनता ने भाजपा को वोट दिया है। जो मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जम्मू की जनता इनके असली चेहरे को जानती है। वो इस बार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि जो 90s में उन लोगों ने किया है। तो मुझे लगता है कि एनसी को कुछ अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। जो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, वो अगर स्टेटहुड चाहती है तो वो कुछ ऐसा करे ताकि लोगों का विश्वास बहाल हो। जो 90s के लगातार दौर से 35 साल से लोग भुगत रहे हैं, आज भी विस्थापन का दर्द जगह जगह कश्मीरी पंडित कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, कहीं अलग अलग स्टेट्स में जाकर रह रहे हैं और आज भी अपने घरों में नहीं जा पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट है वो एक मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग वापस नहीं आ सकते। एक तरफ फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि आप आइए, अमन शांति का माहौल है। प्रॉब्लम यह है, इनके मैनिफेस्टो में पॉइंट दिया गया था कि आप जेलों से रिहाई होगी। जेलों से किनकी रिहाई होगी? उसका मतलब पत्थरबाजों की रिहाई होगी। हम सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं, जब सरकार बनती है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर चीज में रहती है। आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी वारदात को अंजाम देगा, मैं कहती हूँ कश्मीर का कोई युवा देता है, तो इनके पॉलिटिकल जो आपस के रिलेशंस होंगे उस दौरान अगर वो उस बच्चे को वहां से छुड़वा देते हैं, तो क्या आप एक मैसेज पूरी स्टेट को क्या देंगे कि यूथ को जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाया गया तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण उसको छोड़ना पड़ा। सवाल इन पे इसलिए खड़ा हो रहा है कि एनसी का पिछला रिकॉर्ड खराब होने के कारण आगे लोगों को फेस नहीं बन पा रहा। इसलिए बीइंग एक आम जनता, बीइंग आम महिला जम्मू कश्मीर की, मैं इनसे सवाल करती हूँ कि एनसी स्टेटहुड लेना चाहती है और बीजेपी देना चाहती है, तो कहीं ना कहीं एनसी साबित करे कि वो जम्मू कश्मीर को अच्छी तरीके से संभालेगी। कश्मीरी पंडितों का विस्थापन जो इन्होंने करवाया था अपने दौर में, उनको वापस अच्छे से सेटल करवाएगी और नॉन लोकल्स की जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको रोकने के लिए जो कदम इनको उठाने हैं वो ये उठाएगी। मैं रुक करूंगा डॉक्टर सुखविंदर जिंगा जी। डॉक्टर सुखविंदर, साफ तौर पर बहुत से सवाल खड़े किए हैं रजनी सेठी ने आपके ऊपर, मैं सवाल के साथ जोड़ूंगा। जब मैराथन होती है कश्मीर के अंदर, उसी कुछ घंटों के बाद अटैक होता है और बहुत से श्रमिक मारे जाते हैं, 7 मौतें होती हैं, और उन सब के बीच में अहम बात यह है कि यूरोप और अफ्रीका से आए हुए जो एथलीट्स हैं वहाँ मौजूद थे। वही दिन चुना गया इस अटैक के लिए, रैकी बहुत देर से हो रही थी। तो ये आप किस तरह से देखते हैं, और उसके बाद किस तरह से मैनिफेस्टो के अंदर आपने चीज़ें रखी थी, उन चीज़ों को किस तरह से लागू करेंगे? 12 सिलेंडर देना है, बिजली फ्री देनी है, वो किस तरह से मुमकिन हो पाएगा आपकी तरफ से? देखिए, मेरी बहन रजनी जी ने 3-4 बातें कही, मैं एक एक करके जरूर क्लियर कर दूं। देखिए, उन्होंने कहा कि जम्मू में उसके तो इतने बड़े बड़े अटैक नहीं हुए थे, रघुनाथ मंदिर में हुआ था। मैं आपको बता दूं, वो 1-2 अटैक हो सकते हैं, मगर इस बार जो सिलड़ा से लेकर पूंछ में अटैक हुए, आप इनकी गिनती कीजिए, ये क्लियर कीजिए कि इसमें हमारे कितने आर्मी जवान मारेंगे, कितने सिविलियन लोग मारेंगे। एक चीज अटैक की आ गई। दूसरा, आपने कहा कश्मीरी पंडितों को, मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था, मेरे वहाँ कश्मीरी पंडितों को उन्होंने लाइव लिया। उन्होंने कहा आज 10 साल हो गए, हमें उस वक्त वादा किया गया था जब बीजेपी सरकार आएगी तो वहां को जम्मू में वापस लेके चलाएंगे।
हम दिल्ली में बैठे हुए 10 सालों में हमारे पास बीजेपी का एक प्रतिनिधि नहीं आया जिसने हमारे लिए पूछा होगा। आप इनसे क्लियर कीजिए, जब आपके होम मिनिस्टर आए, जब आपके प्राइम मिनिस्टर बने, वो जम्मू में कितनी बार कश्मीरी पंडितों की जो बस्तियां उन पे चले गए, या आप कितनी बार गए? एक चीज आपको, कांग्रेस ने उस वक्त 5,000 नौकरियां दी थी 2014 से पहले, कश्मीरी बच्चों के जाके वो कश्मीर में रहे, तो कहीं ना कहीं वहां और जॉब कर रहे थे, मगर इनकी पॉलिसीज की वजह से इन 10 सालों में उन लोगों को। ना कांग्रेस की आप क्यों बात करेंगे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता तो है नहीं, एनसी के दौर में क्या हुआ उसकी बात करिए। जो जम्मू कश्मीर की अच्छी भलाई के लिए काम करेगा हम उसके साथ है, लेकिन उन्होंने बात की कि उन बच्चों की जो आज भी अटैचमेंट जो जम्मू में है, ये 10 सालों में उन लोगों को कश्मीर में नहीं बचा सके। आप इनसे एक चीज क्लियर कीजिए, आप इन 10 सालों में आपने कितने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में जाकर किया? आपने एक और बात कही कि वो 90s वाला दौर, मैं बहन जी को जरूर बता दूं, देखिए सिक्किम, मणिपुर, झारखंड, यूपी, बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, मेरा चर्चा का विषय जो था वो स्टेट फूड था। आप मुद्दे से अलग जा रहे हैं, मेरा समय कम है। मुझे आखिरी रिएक्शन आदर्श गुप्ता जी लेने, मेरा समय कम है, दोबारा चर्चा से आपसे जुड़ेंगे, पर मैं आदर्श जी के पास जाऊंगा। आदर्श जी, आप आज की मुलाकात प्रधानमंत्री से उमर अब्दुल्ला की होती है तो ये कितनी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए? जल्दी से 30 सेकंड के अंदर अपना जवाब दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री के साथ जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जो रियासत में राज्य बना है उस राज्य को चलाने के लिए बहुत सी बातें इनमें उनके साथ होगी। और यहाँ तक मैं ये भी हो सकता है कि ये 4 तारीख को जो असेंबली लग रही है उसमें से डिप्टी स्पीकर के बारे में भी बातचीत हो सकती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को डिप्टी स्पीकर की भी एक पोस्ट दे दी जाए। ये एक अच्छे सामान्य स्थिति बनने जा रही है जम्मू कश्मीर की, और अच्छी स्थिति है। इसको लेके अगर उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला केंद्र में जाके बातचीत कर रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट सामने आता है, तो अच्छा रिजल्ट सभी के लिए अच्छा है, सभी के लिए। ये पूरे, मैं सिर्फ 1 सेकंड में आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में सबसे मुश्किल जो पीरियड आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के निकली है और लोगों को उनके साथ बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद आदर्श जी, आपका भी है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी आपका भी है, और अर्जुन सेठी जी आपका भी है। साफ तौर पर जिस तरह से स्टेट फूड का जो मसला है काफ़ी अहम है जम्मू कश्मीर के लिए, किस तरह से वापस मिलता भी है या नहीं मिलता, और कितना ज़रूरी है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना ज़रूरी है वापस मिलना या नहीं मिलना, और इकोसिस्टम जो ध्वस्त करना आतंकवाद का, वो किस तरह से रहेगा। फिलहाल आज के बात भारत की में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।